नीतीश कुमार के नए गठबंधन में एक बार फिर से दरार दिखाई दे रही है। वैसे तो आरजेडी के एंग्री यंग मैन यानी सुधाकर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोले हुए हैं। अब आरजेडी के एक और विधायक का भागी बयान सामने आया है। आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल ने भी सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर सवाल उठाया है। दरअसल आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल विधानसभा की कमेटी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान जब आरजेडी विधायक से ये पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार की समाधान यात्रा से जनता को कोई फायदा मिलेगा, तो उन्होंने सीधे तौर पर इस पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को यूपीए सरकार और पूर्व की केंद्र सरकार के मंत्री रघुवंश सिंह के कामों का फायदा मिला है। उन्होंने नीतीश कुमार के विकास के कामों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 17 साल में बिहार का क्या विकास हुआ है, ये सभी जानते हैं। बता दें कि आरजेडी नेताओं का नीतीश कुमार पर हमला तेजस्वी यादव के आगाह करने के बाद भी जारी है। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने ये बात कही थी कि महागठबंधन के साथी दलों पर बोलने का अधिकार केवल लालू प्रसाद यादव और उनका है। बावजूद आरजेडी के कई नेता नीतीश कुमार पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। उधर महागठबंधन में जारी नूरा कुश्ती से बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया है। बीजेपी के पूर्व श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन में जारी नूरा कुश्ती पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन बेमेल है। विजय कुमार मंडल के सवाल उठाने पर ठहाका लगाते हुए जीवेश मिश्र ने कहा कि अब ये सवाल तो उनके गठबंधन के लोग ही उठा रहे हैं। जब बीजेपी ये सवाल उठा रही थी तो विपक्ष में बैठे होने के नाते हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अब आरजेडी के लोग गठबंधन में रहकर नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। गौरतलब है कि सुधाकर सिंह के बाद मंडल आरजेडी के दूसरे नेता हैं जिन्होंने नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आरजेडी नेता नीतीश कुमार पर कुर्सी छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। शिवसेना सांसद संजय राउत शिवसेना को 2 गुटों में बांटने के बाद अब पार्टी से कल्टी लेने की फिराक में है। उनके हालिया बयानों से कयास ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। राजनीति छोड़ने की बात राजनेता कभी नहीं करते हैं, लेकिन राउत अब राजनीति से संन्यास लेने की बात कर गोल गोल घुमा रहे हैं। इतना ही नहीं, राउत बंदूक उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के कंधे पर रखकर चला रहे हैं। अपने बयानों के लिए हमेशा से चर्चा में रहने वाले संजय राउत ने कहा है कि पार्टी में अब हमारे जैसे लोगों को अगली सीट से पीछे की सीट पर जाने का समय आ चुका है। शिवसेना की कमान अब नई पीढ़ी को सौंपनी चाहिए। इसके आगे वो उद्धव ठाकरे के बेटे की जमकर तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे दिन ब दिन परिपक्व हो रहे हैं। उन्हें राजनीति के दांवपेच और बारीकियां भी समझ में आने लगी है। आदित्य ठाकरे के पास युवा सेना को संभालने का बड़ा अनुभव है। राउत के बयान के बाद एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो उद्धव ठाकरे की भाषा बोल रहे हैं। क्या उद्धव के इशारे पर संजय राउत ऐसा बयान दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने आने वाले कुछ सालों में राजनीति से संन्यास लेने के संकेत भी दिए हैं। बता दें कि शिंदे फडणवीस सरकार की सत्ता में आने के बाद संजय राउत की मुश्किलें काफी बढ़ गई थी। गोरेगांव वेस्ट के पात्रा चौल घोटाले में राउत को 3 महीने से ज्यादा मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बिताने पड़े। इसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। इस दौरान शिवसेना में भी बड़े बदलाव हुए। पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह सब बदल गया। कल तक उद्धव ठाकरे के लिए जीने मरने की कसम खाने वाले कई करीबी नेताओं ने भी उनका साथ छोड़ एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। वहीं अब राउत के नए बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में राउत पार्टी को अलविदा कह देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर असली शिवसेना और नकली शिवसेना की लड़ाई जारी है। शिंदे के खेल ने उद्धव ठाकरे और राउत को सुप्रीम कोर्ट में धकेल दिया है। एक तरफ महाराष्ट्र में शिंदे गुट शिवसेना के नाम से सरकार चला रही है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई इस बात की है कि असली शिवसेना कौन सी वाली है। विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर देखें तो शिंदे के पास संख्या बल है, तो उद्धव अपने पिता की विरासत को लेकर शिवसेना पर दावा ठोक रहे हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट को मामला सुलझाना है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी है। अब उद्धव ठाकरे की याचिका पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि मामले को 7 जजों वाली संवैधानिक पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। अगर ये मामला संविधान पीठ के पास जाता है तो इसके फैसले में देरी हो सकती है। इसके अलावा सरकार पर विश्वास मत मान्य है या नहीं, शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। वहीं कोर्ट का फैसला आने से पहले ही राउत ने दावा कर दिया था कि शिंदे की सरकार फरवरी नहीं देख पाएगी। हालांकि मामले की सुनवाई अब 14 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट एक दूसरे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों गुट का दावा है कि उनकी शिवसेना असली है। दोनों का कहना है कि उन्हें धनुष बाढ़ दिया जाए। हालांकि निशान को लेकर फैसला करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया था।
इसके बाद मुंबई में हुए उपचुनाव में आयोग ने दोनों गुटों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए थे। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर अपनाते हुए पार्टी के कई विधायकों को अपने साथ जोड़ बीजेपी के सहयोग से सीएम की कुर्सी कब्जा ली थी और तभी से शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। पीएम मोदी के सामने विपक्षी नेताओं की हैसियत ना के बराबर है। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और केजरीवाल भले ही हाथ पांव चला रहे हैं, लेकिन मोदी को हिलाना किसी के बस की बात नहीं है। अब ये बात विपक्षी नेताओं ने भी स्वीकार करना शुरू कर दिया है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए कोई विशेष चेहरा दिया जाता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास विपक्षी ताकतों पर स्पष्ट बढ़त होगी। उन्होंने कहा कि अगर ये मोदी बनाम केजरीवाल या राहुल गांधी होता है तो इससे प्रधानमंत्री मोदी को फायदा होगा। ओवैसी ने ऐसे समय में विपक्ष से ये बात कह दी है जब कई विपक्षी दल अपने अपने नेताओं को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उतारने का मंसूबा पाल रहे हैं। राहुल गांधी के लिए तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इसकी पैरवी भी कर चुके हैं। वहीं दिल्ली और पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के बाद हाल ही में दावा किया था कि ये चुनाव अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होगा। आम आदमी पार्टी तो यहां तक दावा कर चुकी है कि केजरीवाल की लोकप्रियता के चलते बीजेपी और पीएम मोदी हिल चुके हैं। आपका कहना है कि दिल्ली में सरकार के मॉडल से राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है। वहीं 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका देखने में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी पीछे नहीं है। उनकी पार्टी का केंद्र की सरकार से अभी 36 का आंकड़ा चल रहा है। राष्ट्रीय उम्मीद के चक्कर में केसीआर ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति भी कर लिया है। वहीं ओवैसी ने ममता बनर्जी को लेकर कहा कि ममता बनर्जी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की है, इसीलिए ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि क्या उन्हें पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनना चाहिए। गौरतलब है कि 2019 में विपक्ष ने मोदी सरकार को बेदखल करने के लिए एक महागठबंधन बनाया था। हालांकि गठबंधन अपने मकसद में सफल नहीं हुआ और चुनाव में मिली हार के बाद ये टूट गया। अभी 2024 के चुनाव में 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन विपक्ष अभी से ही अलग अलग दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।